नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और आज एक नए पाठ के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक ज्ञान सागर से एवरेस्ट की चुनौती इस पाठ का दूसरा भाग अध्ययन करने वाले हैं। एवरेस्ट की चुनौती इस पाठ के प्रथम भाग में हमने अध्ययन किए थे कि एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह समुद्र से 8,848 मीटर लगभग ऊंचा है। इसके उत्तर में तिब्बत है तो दक्षिण में नेपाल। तिब्बती इसे चोमोलुंगमा अर्थात संसार की माता कहते हैं तो नेपाली इसे सगरमाथा के नाम से पुकारते हैं। नेपाली भाषा में सगर का अर्थ बर्फ होता है। 1849 में एक सर्वेक्षण दल को पहली बार इस एवरेस्ट का पता चला, संसार के सर्वोच्च उच्च पर्वत शिखर का। उस समय इसे शिखर 15 नाम दिया गया और फिर कुछ समय के पश्चात एवरेस्ट कहा जाने लगा। अब एवरेस्ट नाम किस तरह से दिया गया? इसे यह नाम भारतीय सर्वे विभाग के प्रमुख सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में प्रदान किया। अनेक ब्रिटिश दल यहाँ आए और सन 1921 में ब्रिटिश पर्वतारोहियों ने इस शिखर पर चढ़ने का प्रयास किया, परंतु दक्षिण तिब्बत में इन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और 3 महीने लगातार इस अज्ञात भाग की उन्होंने यात्रा की और इंग्लैंड वापस लौट गए। ऐसे अनेक दल आए जिन्होंने शिखर की ऊंचाई को छूने का प्रयास किया, लेकिन सर्वप्रथम 1953 में शेरपा तेनसिया और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी को शिखर छूने में सफलता मिली। इसी शिखर को छूने के लिए 26 मई 1965 को सवेरे बहुगुणा, रावत, पीपी सिंह और लेखक आधार शिविर से शिखर के लिए चल पड़े। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे दिन 7:30 बजे सुबह हम आखिरी शिविर के लिए चले। लेखक बताते हैं कि दूसरे दिन हम 7:30 बजे शिखर की चढ़ाई के लिए चल पड़े। अब मेरे साथ मेरे रस्से में फूदोरजी बंधा हुआ था। लेखक आगे कहते हैं, विद्यार्थियों, जब हम किसी पर्वत की ऊंचाई पर चढ़ाई करते हैं तो हमें अनेक साधन की आवश्यकता होती है। चढ़ाई करना आसान बात नहीं है या आसान काम नहीं है। फूदोरजी, लेखक के साथ फूदोरजी एक रस्से से बंधे हुए थे। हमारे पीछे रावत, बहुगुणा और 7 शेरपा थे। शेरपा जो सामान ढोने का काम करते हैं। हम जैसे तैसे आगे बढ़ते जाते थे। हवाएं तेज होती जाती थी। जितनी ऊंचाई पर हम पहुंचेंगे विद्यार्थियों, उतनी हमें ऑक्सीजन और लगेगी, थकान महसूस होगी और ठंडी हवाओं का सामना भी करना पड़ेगा। 11:30 बजे हम इस पहाड़ी के उस हिस्से पर पहुंच गए जहाँ ढाल जरा कम था, मतलब ढलान वाला रास्ता थोड़ा कम था। 8,512 मीटर की ऊंचाई पर यह हमारा अंतिम शिविर था। और शिखर की ऊंचाई कितनी है? 8,848 और उन्होंने 8,512 मीटर की चढ़ाई पूर्ण की थी। इस शिविर से आगे 450 मीटर लंबी एक पहाड़ी थी। यह पहाड़ी बहुत संकरी और तीखी थी, संकरी पतली पतली गलियों जैसी, और इसके दोनों ओर गहरे ढाल थे, मतलब गहरे ढलान थे, खाई थी। इसके दाहिनी तरफ बर्फ का एक बड़ा सा टुकड़ा निकला हुआ था। हमें इस बर्फ से सतर्क रहना होता था, क्योंकि अगर इस बर्फ पर हमारा थोड़ा भी पैर पड़ गया तो टूटकर यह नीचे गिर सकती थी और हम भी गिर सकते थे। मुख्य पहाड़ी पार कर हम दाईं ओर मुड़े। अब हमारे सामने इससे भी कठिन कार्य था। स्लेट की चट्टानों की एक विशाल दीवार को पार करना था। स्लेट की चट्टानें बड़ी बड़ी चट्टानें थे। अब इन्हें भी हमको पार करके ऊंचाई पर पहुंचना था। इस पर हाथ पैर टिकाने की कोई जगह नहीं थी। हाथ पैर टिका सके ऐसी कोई भी स्थान नहीं था।
एक बार फिसलने का अर्थ होता था 5000 मीटर नीचे तिब्बत में जा गिरना। थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो सीधे 5000 मीटर नीचे हम तिब्बत में जा गिरेंगे। इन चट्टानों पर हम थोड़े थोड़े चढ़ते रहे। धीरे धीरे सावधानी से सतर्क होकर हम चढ़ाई करते रहे। आखिरकार ये काली चट्टानें खत्म हुई। आखिरकार यह स्लेट वाली जो चट्टानें थी विशाल, वह खत्म हुई और हमने येलो बैंड क्षेत्र में प्रवेश किया। इसकी चट्टानों में पीली पीली धारियाँ थी। येलो बैंड में जैसे ही प्रवेश करते तो देखते हैं कि इन चट्टानों में पीली पीली ऐसी धारियाँ थी, इसीलिए इसे येलो बैंड कहते हैं। इन पर चढ़ना अपेक्षाकृत सरल था। इस पर हम सरलता से चढ़ सकते थे। इन्हें पार कर हम दक्षिणी शिखर के तल तक पहुँचे, जहाँ से बिल्कुल सीधी चढ़ाई शुरू हो जाती थी। अब हमने पीली धार वाली चट्टानें तो चढ़ ली थी, लेकिन जब इन्हें पार करेंगे तब दक्षिणी शिखर के तल तक पहुँचे, जहाँ बिल्कुल से अब सीधी चढ़ाई शुरू हो रही थी। लेकिन यह क्या, मेरे सिलेंडर की ऑक्सीजन कहीं से निकल रही थी, इसलिए मुझे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। यह जानकर मैं बहुत चिंतित हुआ। मैंने देखा कि सिलेंडर से मुंह तक ऑक्सीजन से ले जाने वाली नली में छेद हो गया। यह छेद बूटों की कील से हुआ था। जब हम उस बर्फ की चट्टान पर या किसी भी चट्टान पर चढ़ाई करते हैं तो हमारी बूटों में कील लगे होते हैं और उसी कील से सिलेंडर की ऑक्सीजन की नली में छेद हो गया था। आसपास कहीं बैठने की कोई जगह भी नहीं थी, इसलिए फूदौरजी ने बर्फ काटकर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया। अब ऑक्सीजन लीक हो रही थी और इसे बंद करना बहुत ज़रूरी था। फूदौरजी ने बर्फ काटकर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बैठने के लिए बनाया। यहाँ बैठकर मैंने टेप की सहायता से ये छेद बंद कर दिया। अब हम खुश होकर आगे बढ़ने ही वाले थे कि मुझे लगा कि कोई आदमी हमारी ओर हाथ हिलाता हुआ और हाँफता हुआ बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम अपनी चढ़ाई शुरू ही करने वाले थे कि मेरी नज़र एक आदमी पे पड़ी जो हमें हाथ दिखा रहा था और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और हाँफ रहा था। रावत को हमने अपनी रस्सी के बीच में जगह दे दी। वह कौन था जो हाथ हिला रहा था? वह था रावत। उससे मालूम हुआ कि बहुगुना बीमार हो जाने से रुक गए हैं। उसे अकेले ही आगे आना पड़ा। रावत को हमने अपने रस्सी में बीच में जगह दे दी। जो रस्सा केवल 2 व्यक्तियों के लिए था, उसी पर हम 3 दक्षिण शिखर पर चढ़ने लगे। एक रस्से में केवल 2 व्यक्ति ही जा सकते थे, लेकिन हमने यह खतरा मोल लिया और एक रस्से में 3 जाने लगे। अभी तक कभी भी एक रस्से में 3 व्यक्तियों ने एवरेस्ट की चढ़ाई नहीं की थी। 2 व्यक्तियों के साथ एक रस्से पर चढ़ना 3 व्यक्तियों की अपेक्षा कहीं सरल होता है। 2 व्यक्ति आसानी से चढ़ सकते हैं, लेकिन तीसरा नहीं, क्योंकि तीनों को अपने बैलेंस संभालने पड़ते हैं। इसलिए हमारी आगे बढ़ने की रफ्तार काफ़ी कम हो गई। जहाँ हमारी रफ्तार बढ़नी थी, 3 होने के कारण कम हो गई। धीरे धीरे बहुत सतर्कतापूर्वक हमने दक्षिण शिखर के बड़े बड़े पत्थर पार कर लिए। धीरे धीरे सावधानी से हमने दक्षिण के शिखर पार कर लिए। हम एकदम सीधे शिखर पर नहीं पहुँचे। शिखर से कुछ मीटर नीचे ही बाईं ओर मुड़ गए। इसमें बहुत समय लगा, क्योंकि एक बार में एक ही व्यक्ति चल सकता था। जब एक चलता तो अन्य दोनों संभालकर रस्से को थामे रहते। अब हम एक संकरी गली में पहुंच गए, बहुत पतली सी गली में पहुंच गए। मैंने इंडियाज़ डे नाम दिया इस संकरी गली को। यहाँ पहुंचकर हम बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए। अब मुझे सबसे बड़ी चिंता थी हिलेरी की चिमनी, क्योंकि पहले की जानकारी के अनुसार, विवरणों के अनुसार, शिखर के मार्ग में सबसे जो बड़ी बाधा थी वह थी हिलेरी चिमनी, जो कि लगभग 10 मीटर एक सीध में नीचे उतरकर हम कुछ चट्टानों तक पहुंच सके। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया। अब जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लीजिए और गृहपाठ लिखिए। सिलेंडर के ऑक्सीजन की नली में छेद कैसे हुआ? मुझे विश्वास है कि आप इस प्रश्न का उत्तर अवश्य लिखेंगे। इसी पाठ के तीसरे भाग के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।